चीन का पहेलीबाज। जब बीरबल ने सुलझाई चीन के विद्वान की 3 महापहेलियां, मुगलिया सल्तनत की शानो शौकत के चर्चे 7 समंदर पार तक थे। शहंशाह अकबर का दरबार अपनी उदारता और नवरत्नों की बुद्धिमानी के लिए विश्व प्रसिद्ध था। एक दिन सिल्क रूट, रेशम मार्ग से होता हुआ चीन के सम्राट का एक शाही प्रतिनिधि मंडल आगरा पहुंचा। इस दल के साथ चीन के सबसे बड़े विद्वान और दार्शनिक मास्टर ली कुआंग भी आए थे। मास्टर ली कुआंग के बारे में मशहूर था कि उन्होंने हजारों किताबें पढ़ी थी और वे गणित, खगोल विज्ञान और तर्कशास्त्र के प्रकांड पंडित थे। लेकिन उनके व्यक्तित्व में विद्वता के साथ साथ थोड़ा अहंकार भी था। उनका मानना था कि चीन की सभ्यता और ज्ञान के सामने दुनिया के बाकी देश अभी बच्चे हैं। दरबार में प्रवेश करते ही उन्होंने शहंशाह अकबर को सम्मानपूर्वक झुककर सलाम किया और उपहारों की झड़ी लगा दी। चीनी रेशम, कीमती मिट्टी के बर्तन, पोर्सलेन और दुर्लभ चाय की पत्तियां। अकबर इन तोहफों से बहुत खुश हुए, लेकिन असली खेल तो अभी शुरू होना था। मास्टर ली कुआंग ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा, जहानपना, आपके दरबार की बुद्धिमानी की कहानियां बीजिंग की दीवारों तक पहुंचती है। हमारे सम्राट ने मुझे यहां यह देखने भेजा है कि क्या वास्तव में भारतीय बुद्धि इतनी तीक्ष्ण है या ये केवल सुनी सुनाई बातें हैं। मैं आपके सामने 3 ऐसी पहेलियां रखूंगा जिनका जवाब हमारी प्राचीन किताबों में भी मिलना मुश्किल है। क्या आपके नवरत्न इस चुनौती को स्वीकार करेंगे? अकबर मुस्कुराए और बोले, मास्टर ली, भारत की धरती ने बड़े बड़े ज्ञानियों को जन्म दिया है। हमें अपनी चुनौती स्वीकार है। हमारे बीरबल आपकी हर जिज्ञासा का समाधान करेंगे। बीरबल हमेशा की तरह शांत भाव से खड़े थे। उन्होंने सिर झुकाकर चुनौती स्वीकार की। दरबारी उत्सुकता और घबराहट के बीच फुसफुसाने लगे। सबको लग रहा था कि आज मुकाबला बहुत कड़ा होने वाला है। मास्टर ली कुआंग ने अपनी लंबी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए पहली पहेली पूछी, बीरबल जी, हम सब इस धरती पर रहते हैं। चीन के लोग मानते हैं कि उनका साम्राज्य स्वर्ग के नीचे सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन मेरा सवाल सीधा और वैज्ञानिक है। इस पूरी पृथ्वी का केंद्र, सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक किस जगह पर है? क्या आप मुझे वो सटीक बिंदु बता सकते हैं? दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। किसी ने सोचा कि क्या भूगोल की कोई किताब मंगाई जाए? क्या नक्शों की जांच की जाए? धरती तो इतनी विशाल है, उसका केंद्र कैसे बताया जा सकता है? बीरबल जरा भी विचलित नहीं हुए। वे अपनी जगह से उठे, दरबार के बीचों बीच खाली फर्श पर गए और अपनी लोहे की छड़ी से वहां एक गहरी लकीर खींच दी। फिर उन्होंने जमीन में एक छोटा सा गड्ढा खोदा और उसमें एक खूंटा गाड़ दिया। बीरबल बोले, मास्टर ली, आपके पहले सवाल का जवाब यह रहा। इस खूंटे वाली जगह ही पूरी पृथ्वी का ठीक मध्य बिंदु यानी केंद्र है। ली कुआंग हंसे और बोले, यह आप कैसे कह सकते हैं? क्या आपके पास इसका कोई प्रमाण है? बीरबल ने बड़ी चतुराई से जवाब दिया, बिल्कुल। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप खुद फीता, मेजरिंग टेप लेकर पूरी पृथ्वी को नाप लीजिए। अगर 1 इंच का भी अंतर निकला तो मैं हार मान लूंगा। मास्टर ली निरुत्तर हो गए। पूरी पृथ्वी को नापना नामुमकिन था और बीरबल ने तर्क के बदले ऐसा तर्क दिया था जिसे काटना असंभव था। अकबर ने तालियां बजाकर बीरबल की सराहना की। ली कुआंग थोड़े गंभीर हुए। उन्होंने सोचा कि अगला सवाल ऐसा होना चाहिए जिसमें बीरबल को घेरना आसान हो। उन्होंने दूसरी पहेली पूछी, मान लिया कि आपने केंद्र बता दिया। अब मेरा दूसरा सवाल सुनिए। हम रात को आसमान में अनगिनत तारे देखते हैं। आप मुझे यह बताइए कि इस पूरे आसमान में कुल कितने तारे हैं? मुझे सही ही संख्या चाहिए, न एक कम न एक ज्यादा। अकबर ने सोचा, यह तो सरासर नाइंसाफी है। तारों को भला कौन गिन सकता है? लेकिन बीरबल के पास हर समस्या की काट थी। उन्होंने अकबर से अनुमति मांगी और दरबार के खादिमों को आदेश दिया कि एक ऐसी भेड़ लाई जाए
जिसके शरीर पर बहुत घने और घुंघराले बाल हों। थोड़ी देर में एक बड़ी सी भेड़ दरबार में हाजिर की गई। बीरबल ने उस भेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, मास्टरली, आपके सवाल का जवाब इस भेड़ के शरीर में छिपा है। इस आसमान में ठीक उतने ही तारे हैं जितने इस भेड़ के शरीर पर बाल है। अगर आपको शक हो तो आप तारे गिनिए और फिर भेड़ के बाल गिन लीजिए। दोनों की संख्या बिल्कुल बराबर निकलेगी। लीकुआंग ने चिढ़कर कहा, बीरबल जी, ये कैसी बात हुई? भेड़ के बाल और आसमान के तारे दोनों को गिनना ही असंभव है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, यही तो जवाब है। जब सवाल असंभव संख्या के बारे में हो तो उसका उत्तर भी वैसी ही तुलना से दिया जा सकता है। शहंशाह अकबर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। मास्टर ली को अब समझ आ रहा था कि बीरबल कोई साधारण दरबारी नहीं है। अब मास्टर लीकुआंग ने अपनी अंतिम और सबसे कठिन पहेली पेश की। यह पहेली भौतिक नहीं बल्कि दार्शनिक थी। उन्होंने कहा, बीरबल, आपने 2 पहेलियों के जवाब अपनी हाजिर जवाबी से दे दिए, लेकिन ये आखिरी सवाल आपकी बुद्धि की गहराई मापेगा। मुझे ये बताइए कि सत्य और असत्य के बीच में कितनी दूरी है? हम सच और झूठ को अलग कैसे कर सकते हैं? और इनके बीच का फासला कितना बड़ा है? दरबार में सन्नाटा छा गया। ये एक गहरा दार्शनिक प्रश्न था। मंत्री सोचने लगे कि क्या बीरबल अब धर्म ग्रंथों का हवाला देंगे? क्या वे न्याय और अन्याय की बातें करेंगे? बीरबल ने एक क्षण भी बर्बाद नहीं किया। उन्होंने अपने दाहिने हाथ की 4 उंगलियां उठाई और उन्हें अपनी आंख और कान के बीच के हिस्से पर रख दिया। बीरबल बोले, जहानपना, सत्य और असत्य के बीच की दूरी मात्र 4 उंगलियों की है। मास्टर लीकुआंग चकित रह गए। 4 उंगलियां? ये आप क्या कह रहे हैं? बीरबल ने विस्तार से समझाया। जी हां, अक्सर जो हम अपने कानों से सुनते हैं वो असत्य या अफवाह हो सकती है, लेकिन जो हम अपनी आंखों से देखते हैं वो हमेशा सत्य होता है। हमारे कान और हमारी आंख के बीच की दूरी केवल 4 उंगलियों की है, यानी सत्य और असत्य के बीच का फासला बस इतना ही है। जब तक आप खुद अपनी आंखों से न देख लें, तब तक सुनी सुनाई बातों, कानों को सच नहीं मानना चाहिए। बीरबल का यह तार्किक और सटीक जवाब सुनकर मास्टर लीकुआंग के चेहरे का अहंकार पूरी तरह गायब हो गया। उन्होंने बीरबल के सामने अपना सिर झुका दिया। मास्टर ली बोले, शहंशाह अकबर, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। मैंने दुनिया भर के विद्वान देखे, पर बीरबल जैसी तीक्ष्ण बुद्धि और हाजिर जवाबी कहीं नहीं देखी। इन्होंने न केवल मेरी पहेलियों को सुलझाया, बल्कि मुझे यह भी सिखाया कि ज्ञान केवल किताबों में नहीं, बल्कि जीवन के साधारण नजरिए में छिपा होता है। अकबर बहुत गर्व महसूस कर रहे थे। उन्होंने मास्टर ली को ढेरों कीमती उपहार देकर विदा किया और बीरबल को अपने गले से लगा लिया। अकबर ने घोषणा की कि बीरबल जैसा रत्न न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया की अनमोल धरोहर है। उस रात दरबार में जश्न का माहौल था। बीरबल की जीत की खुशी में दावत दी गई। अकबर ने हंसते हुए बीरबल से पूछा, बीरबल, अगर वो भेड़ के बाल गिनने के लिए तैयार हो जाता तो तुम क्या करते? बीरबल ने एक अंगूर खाते हुए जवाब दिया, जहानपना, जो इंसान तारों को गिनने की जिद करता है उसे भेड़ के बाल गिनने में कम से कम 7 जन्म लग जाते। तब तक तो न वह रहता और न मैं। अकबर ने जोर से ठहाका लगाया। दरबार का माहौल खुशियों से भर गया। यह कहानी हमें जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं की ओर ले जाती है। चीन का विद्वान जहां किताबी ज्ञान और जटिलता का प्रतीक था, वहीं बीरबल व्यावहारिक ज्ञान और सरलता के प्रतीक थे। शिक्षा, मोरल, हाजिर जवाबी और तर्क। किसी भी कठिन परिस्थिति या प्रश्न का हल घबराहट से नहीं, बल्कि शांत रहकर तर्कपूर्ण सोच से निकाला जा सकता है। व्यावहारिक बुद्धि का महत्व। किताबी ज्ञान बहुत जरूरी है, लेकिन जब तक आप उसे व्यावहारिक जीवन में उपयोग करना नहीं जानते, वो अधूरा है। बीरबल ने साबित किया कि साधारण चीजें
जैसे 4 उंगलियां या भेड़ भी बड़े सत्यों को समझा सकती है। अहंकार का पतन, ज्ञान का उद्देश्य विनम्रता होना चाहिए। मास्टर ली का अहंकार उनकी हार का कारण बना, जबकि बीरबल की विनम्रता ने उन्हें विश्व विजेता बना दिया। सत्य की पहचान हमेशा सुनी सुनाई बातों पर विश्वास न करें, अपनी आंखों पर भरोसा करें, क्योंकि कान और आंख के बीच मात्र 4 उंगलियों का ही अंतर होता है। जिंदगी भी एक पहेलीबाज की तरह। अकबर और ईरान के राजा की सूरज चांद पहेली। किसका राज्य बड़ा है? ये उस समय की बात है जब मुगलिया सल्तनत अपने चरम पर थी। दिल्ली और आगरा की गलियां दुनिया भर के व्यापारियों, विद्वानों और राजदूतों से भरी रहती थी। शहंशाह अकबर का नाम पूरी दुनिया में गूंज रहा था। लेकिन उस दौर में एक और साम्राज्य था जिसकी चमक मुगलों को टक्कर देती थी। वो था फारस, ईरान। ईरान के शाह, राजा और अकबर के बीच एक गहरा लेकिन प्रतिस्पर्धात्मक रिश्ता था। दोनों एक दूसरे को कीमती तोहफे भेजते थे, लेकिन उन तोहफों के पीछे अक्सर बुद्धि और श्रेष्ठता की जंग छिपी होती थी। एक बार ईरान के शाह ने अकबर की बुद्धिमानी और उनके नवरत्नों की परीक्षा लेने के लिए एक ऐसी पहेली भेजी जिसने पूरे मुगल दरबार को सन्न कर दिया। एक सुबह आगरा के दीवान आम में भारी चहल पहल थी। शहंशाह अकबर अपने तख्ते ताउस पर विराजमान थे। तभी उद्घोषक ने घोषणा की, ईरान के महान शाह के विशेष दूत मिर्जा जाफर बहुमूल्य उपहार और एक शाही संदेश लेकर उपस्थित हुए हैं। मिर्जा जाफर ने बड़े ठाट बाट के साथ दरबार में प्रवेश किया। उनके साथ ऊंटों और घोड़ों का एक लंबा काफिला था, जिन पर रेशम, इत्र, कीमती कालीन और जवाहरात लदे थे। अकबर ने मुस्कुराहट के साथ उनका स्वागत किया। औपचारिक स्वागत के बाद मिर्जा जाफर ने एक रेशमी कपड़े में लिपटा हुआ पत्र निकाला और उसे शहंशाह को भेंट किया। अकबर ने पत्र खोला। पत्र में लिखा था, ए हिंदुस्तान के शहंशाह, आपकी ख्याति हमारे कानों तक पहुंचती रहती है। दुनिया हमें सूरज, सूर्य मानती है, क्योंकि हमारी शक्ति का तेज पूरी दुनिया को आलोकित करता है। लेकिन मैंने सुना है कि लोग आपको चांद, चंद्रमा कहकर पुकारते हैं। हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि आप चांद की तरह शीतल हैं। पर क्या आप और आपके बुद्धिमान मंत्री इस उपमा, कंपैरिजन का अर्थ समझा सकते हैं कि किसका राज्य बड़ा है? जैसे ही दरबार के शाही कवि ने इस पत्र को पढ़कर सुनाया, पूरे दरबार में सन्नाटा पसर गया। अकबर के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई और माथे पर बल पड़ गए। ईरान के शाह ने बड़ी चतुराई से अकबर को नीचा दिखाया था। साधारण तौर पर देखने में तो यह प्रशंसा लग रही थी, लेकिन इसके पीछे एक गहरा अपमान छिपा था। दरबार के मंत्रियों ने आपस में कानाफूसी शुरू कर दी। मुल्ला दो प्याजा ने धीरे से कहा, जहान पनाह, ये तो सीधा सीधा अपमान है। सूरज खुद की रोशनी से चमकता है और पूरी दुनिया पर राज करता है, जबकि चांद सूरज की रोशनी से चमकता है और आकार में भी छोटा होता है। ईरान के राजा खुद को श्रेष्ठ बता रहे हैं। अकबर का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उन्होंने अपने मंत्रियों की ओर देखा, पर सबके सिर झुके हुए थे। किसी के पास इस कूटनीतिक वार का कोई जवाब नहीं था। अकबर ने सोचा, अगर मैं ये कहूं कि मैं सूरज हूं तो युद्ध छिड़ सकता है, और अगर चुप रहूं तो मेरी हार स्वीकार कर ली जाएगी। तभी भीड़ के पीछे से बीरबल धीरे धीरे चलते हुए आगे आए। उनके चेहरे पर वही चिरपरिचित मुस्कान थी। उन्होंने शहंशाह को झुककर सलाम किया और ईरान के राजदूत की ओर मुड़कर बड़े अदब से बोले, मिर्जा जाफर साहब, आपके शाह ने वाकई बहुत सुंदर उपमा दी है। उन्होंने सच ही कहा है। ईरान के राजा सूरज है और हमारे शहंशाह अकबर चांद है। हम इस उपमा को सहर्ष स्वीकार करते हैं। अकबर चौंक गए। उन्हें अपनी कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने मन ही मन सोचा, बीरबल, क्या तुम भी हार मान रहे हो?
दरबारी भी हैरान थे कि आज बीरबल ने घुटने टेक दिए। राजदूत मिर्जा जाफर गर्व से फूल गया और बोला, बीरबल जी, आप वाकई बुद्धिमान हैं। आपने मान लिया कि सूरज ईरान के शाह चांद अकबर से महान और शक्तिशाली है। बीरबल ने अपनी उंगली उठाई और बोले, ठहरिए मिर्जा साहब, मैंने उपमा स्वीकार की है, श्रेष्ठता नहीं। जरा गहराई से सोचिए। सूरज महान जरूर है, लेकिन वो पूर्णता का प्रतीक है। वो उगता है और ढल जाता है। वो हमेशा एक जैसा रहता है और कभी कभी उसकी तपिश लोगों को जला देती है। बीरबल ने आगे कहा, लेकिन हमारे शहंशाह चांद है। और चांद की खासियत क्या है? चांद घटता और बढ़ता है। वो तरक्की का प्रतीक है। वो अपनी प्रजा को शीतलता देता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान के शाह सूरज है, जो अब अपने पूर्ण वैभव पर है। यानी अब उनके पास आगे बढ़ने की जगह नहीं है। वे केवल ढल डूब सकते हैं। लेकिन हमारे शहंशाह चांद है, जो हर दिन नए जोश के साथ बढ़ते हैं और पूरी दुनिया को अपनी शीतलता से भर देते हैं। बीरबल की बातों ने दरबार का माहौल बदल दिया। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी, और याद रहे, सूरज केवल दिन में चमकता है, यानी उसकी सीमा तय है। लेकिन चांद तो रात के घने अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। अब आप ही बताइए, जिसका राज्य बद रहा हो वो महान है, या वो जिसका राज्य अब ढलने की कगार पर है? मिर्जा जाफर के पास इस तर्क का कोई जवाब नहीं था। बीरबल ने अपमान को सम्मान में और हार को जीत में बदल दिया था। ईरान के शाह ने सोचा था कि वे अकबर को छोटा चांद कहकर चिढ़ाएंगे, लेकिन बीरबल ने चांद को विकास और तरक्की का प्रतीक बना दिया और सूरज को पतन की ओर जाने वाला बता दिया। अकबर का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उनकी आंखों में चमक वापस आ गई। उन्होंने जोर से ठहाका लगाया, वाह बीरबल, आज तुमने साबित कर दिया कि रोशनी से ज्यादा महत्वपूर्ण वो सुकून है जो चांद देता है। ईरान के राजदूत ने अपना सिर झुका लिया और बोले, बीरबल जी, आपकी बुद्धिमानी की कहानियां ईरान के बाजारों में सुनी जाती थी, आज आंखों से देख भी ली। हकीकत में आप जैसा कोई नहीं। अकबर ने मिर्जा जाफर को बहुत सारे कीमती उपहार दिए और ईरान के शाह के लिए एक जवाबी पत्र लिखवाया। बीरबल ने उस पत्र में लिखवाया, मित्र, हम आपकी सूरज जैसी चमक का सम्मान करते हैं, लेकिन हम चांद बनकर खुश हैं, क्योंकि हमें हर दिन और बड़ा होने की चाह है। और हम अपनी प्रजा को जलाते नहीं, बल्कि सुकून देते हैं। जब यह संदेश ईरान पहुंचा तो वहां के शाह भी बीरबल की चतुराई के कायल हो गए। उन्होंने फिर कभी अकबर को इस तरह की पहेली में उलझाने की कोशिश नहीं की। यह कहानी हमें सिखाती है कि शब्द केवल शब्द नहीं होते, बल्कि वे हथियार होते हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम उन शब्दों को अपने खिलाफ इस्तेमाल होने देते हैं या अपनी बुद्धिमानी से उन्हें अपनी ढाल बना लेते हैं। शिक्षा, मोरल, नजरिया, पर्सपेक्टिव दुनिया आपको क्या कह रही है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आप खुद को कैसे देखते हैं। बीरबल ने चांद होने की एक सकारात्मक व्याख्या दी। धैर्य और तर्क, कठिन और अपमानजनक परिस्थितियों में क्रोध करने के बजाय शांत रहकर तर्क, लॉजिक का सहारा लेना चाहिए। शब्दों की शक्ति। एक कुशल वक्ता और बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो शत्रु के वार को ही उसका पराजय बना दे। जिंदगी में कई बार लोग आपको छोटा दिखाने की कोशिश करेंगे, जैसे चांद को सूरज के सामने छोटा माना जाता है। लेकिन याद रखिए, चांद की अपनी खूबसूरती है और उसकी, जिसमें एक चतुर ठग ने अकबर को हाथी का अंडा बेचने की कोशिश की। दिल्ली की सर्द सुबह थी। लाल किले के दीवाना में अकबर बादशाह का दरबार सजा हुआ था। दूर दराज से आए फरियादी अपनी समस्याएं लेकर आ रहे थे। तभी दरबार के मुख्य द्वार पर एक व्यक्ति दिखाई दिया। उसका पहनावा बहुत ही विचित्र था। उसने लंबे रेशमी कपड़े पहने थे, सिर पर एक बड़ी सी पोटली बांधी थी
और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने दरबार में प्रवेश किया और बड़े ही अदब से बादशाह को झुककर सलाम किया। अकबर ने उसकी ओर देखते हुए पूछा, ऐ शख्स, तुम कौन हो और हमारे दरबार में किस प्रयोजन से आए हो? उस व्यक्ति ने बड़ी ही रहस्यमयी आवाज में कहा, जहांपनाह, मेरा नाम मायाजाल सिंह है। मैं दुनिया के कोने कोने में घूमकर दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह करता हूं। आज मैं आपके लिए एक ऐसी चीज लाया हूं जिसे न तो आपके पूर्वजों ने देखा होगा और न ही दुनिया के किसी अन्य सुल्तान ने। अकबर की जिज्ञासा जाग उठी। उन्होंने पूछा, ऐसी क्या चीज है तुम्हारे पास? ठग ने अपनी गोद में रखे एक बड़े से मखमली थैले को धीरे से खोला। उसके अंदर से एक बहुत ही बड़ा, सफेद और चमकदार गोला निकला। वो गोला किसी शुतुरमुर्ग के अंडे से भी 10 गुना बड़ा था और उस पर सुनहरी नक्काशी की गई थी। ठग बोला, जहांपनाह, यह कोई साधारण पत्थर या खिलौना नहीं है। यह दुनिया का सबसे दुर्लभ सफेद हाथी का अंडा है। हाथी का अंडा शब्द सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। हम सभी जानते हैं कि हाथी अंडा नहीं देते, वे बच्चे पैदा करते हैं। लेकिन वो ठग इतना आत्मविश्वास से लबरेज था कि अकबर भी सोच में पड़ गए। अकबर ने चकित होकर कहा, क्या हाथी का अंडा? हमने तो सुना था कि हाथी बच्चे देते हैं। ठग ने बड़ी चतुराई से उत्तर दिया, शहंशाह, आपकी बात 16 आने सच है। आम हाथी बच्चे ही देते हैं, लेकिन ये अंडा एरावत की नस्ल के उस दुर्लभ सफेद हाथी का है जो हिमालय की उन चोटियों पर रहता है जहां इंसान के कदम नहीं पहुंच सकते। वो हाथी साल में नहीं बल्कि 500 साल में एक बार केवल एक ही अंडा देता है, और जो इस अंडे से निकले हाथी की सवारी करता है उसे दुनिया का कोई भी योद्धा पराजित नहीं कर सकता। अकबर अपनी शक्ति और विस्तार के शौकीन थे। उन्हें लगा कि अगर ये सच है तो उनके पास एक दिव्य हाथी होगा। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुरा रहे थे, पर उन्होंने कुछ कहा नहीं। वे ठग की चाल को समझ चुके थे, लेकिन वे चाहते थे कि अकबर खुद इस सबक को सीखें। अकबर ने पूछा, इस अंडे की कीमत क्या है? ठग ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा, हुजूर, इसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, लेकिन चूंकि मैं इसे आपके जैसे महान सम्राट को दे रहा हूं तो मैं केवल 10,000 स्वर्ण मुद्राएं लूंगा। इसके अलावा इस अंडे को सेने हैच करने के लिए विशेष प्रबंध करने होंगे। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कैसा प्रबंध? ठग बोला, इसे एक अंधेरे कमरे में मखमल के बिस्तर पर रखना होगा। इसे हर दिन शुद्ध केसरिया दूध से नहलाना होगा और इसके सामने 24 घंटे चमेली के तेल के दीपक जलने चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे वो व्यक्ति बिल्कुल न छुए जिसने कभी झूठ बोला हो, वरना अंडा तुरंत पत्थर बन जाएगा और कभी नहीं फूटेगा। अकबर ने तुरंत खजाने से 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देने का आदेश दिया। ठग को शाही मेहमान खाने में ठहराया गया और अंडे की देखभाल के लिए दर्जनों नौकर लगा दिए गए। अगले 15 दिनों तक महल में केवल हाथी के अंडे की चर्चा थी। अकबर रोज सुबह उठकर अंडे की खैरियत पूछते। ठग बड़े मजे से शाही पकवान खा रहा था और स्वर्ण मुद्राओं के ढेर पर सो रहा था। बीरबल जानते थे कि यह अंडा नहीं बल्कि चूने और मिट्टी से बनाया गया एक बड़ा गोला है जिसे बहुत ही सफाई से रंगा गया है, लेकिन अकबर की जिद के सामने बोलना मुश्किल था। बीरबल ने सोचा कि सही समय का इंतजार करना ही बेहतर है। ठग बहुत चालाक था। उसे पता था कि जैसे ही समय बीतेगा उसकी पोल खुल जाएगी, इसलिए उसने एक नई चाल चली। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, अंडे के अंदर से नन्हा हाथी बाहर आने वाला है। उसकी आवाज मुझे सुनाई दे रही है, लेकिन एक समस्या है। अकबर ने घबराकर पूछा, क्या समस्या है? ठग ने कहा, यह अंडा केवल उस व्यक्ति की मौजूदगी में फूटेगा जिसके दिल में कोई पाप न हो। अगर कोई पापी व्यक्ति अंडे के पास आया तो हाथी अंदर ही मर जाएगा।
बीरबल ने देखा कि अब पानी सिर से ऊपर जा रहा है। उन्होंने अकबर से कहा, शहंशाह, क्यों न हम आज ही उस शुभ मुहूर्त को देखें जब हाथी अंडे से बाहर आएगा। मैंने सुना है कि जब सफेद हाथी का बच्चा निकलता है तो आसमान से फूलों की बारिश होती है। अकबर उत्साहित होकर ठग के साथ उस विशेष कमरे में पहुंचे। वहां वो अंडा बड़े शान से रखा था। ठग ने डरते हुए कहा, हुजूर, आप अंडा फोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं, लेकिन याद रहे, अगर आपके मन में जरा सा भी पाप हुआ तो हाथी का बच्चा नहीं निकलेगा। अकबर थोड़े ठिठके। उन्हें लगा कि जाने अनजाने में इंसान से कोई न कोई पाप तो हो ही जाता है। उन्होंने मुल्ला दो प्याजा को आगे किया। मुल्ला साहब भी डर गए और पीछे हट गए। एक एक करके सभी दरबारी पीछे हटने लगे। सबको डर था कि अगर अंडा नहीं फूटा तो उन पर पापी होने का ठप्पा लग जाएगा। तभी बीरबल आगे आए। उन्होंने कहा, जहांपनाह, मुझे विश्वास है कि इस पूरे राज्य में केवल आप ही सबसे पुण्य आत्मा है, लेकिन अगर आपको संकोच है तो इस ठग को ही अंडा फोड़ने को कहिए। इसने इतने दिनों तक अंडे की सेवा की है, इससे पवित्र और कौन होगा। ठग बुरी तरह फंस गया। उसने कहा, नहीं नहीं, मैं तो एक मामूली सेवक हूं, मुझमें इतनी शक्ति कहां। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, शहंशाह, मुझे एक पुरानी किताब में मिला है कि हाथी का अंडा तभी फूटता है जब उस पर थोड़ा गधे का पेशाब छिड़का जाए। ये एक प्राचीन तांत्रिक विधि है। अकबर हैरान रह गए। ये तुम क्या कह रहे हो बीरबल? बीरबल ने तुरंत एक बाल्टी मंगवाई जिसमें गंदा नाले का पानी था, जिसे उन्होंने गधे का पेशाब बताया। बीरबल ने वो बाल्टी उठाई और जोर से उस अंडे पर फेंक दी। जैसे ही वो पानी उस गोले पर पड़ा, उसका रंग उतरने लगा। चूंकि वो मिट्टी और चूने का बना था, वो गलने लगा और धीरे धीरे टूटने लगा। जब अंडा पूरी तरह टूट गया तो अंदर से कोई हाथी का बच्चा नहीं निकला, बल्कि उसके अंदर से एक मरा हुआ बड़ा सा कद्दू और कुछ पत्थर निकले जिन्हें वजन बढ़ाने के लिए डाला गया था। पूरा दरबार सन्न था। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ठग थर-थर कांपने लगा और अकबर के पैरों में गिर पड़ा। अकबर चिल्लाए, ये क्या है? हाथी का अंडा कहाँ है? बीरबल ने शांति से कहा, जहांपनाह, हाथी अंडा नहीं देते। ये प्रकृति का नियम है। ये ठग आपकी जिज्ञासा और शक्ति की इच्छा का फायदा उठा रहा था। इसने मिट्टी और चूने से ये गोला बनाया और आपको बेवकूफ बनाया। और रही बात पापी होने की शर्त की, तो वो इसने इसलिए रखी थी ताकि कोई भी इसके पास आने की हिम्मत न करे और इसकी पोल न खुले। ठग ने रोते हुए अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि उसने कैसे एक कुम्हार से ये बड़ा गोला बनवाया और उस पर हाथी दांत की पॉलिश करवाई थी। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने ठग को कालकोरी में डालने का आदेश दिया और उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। बादशाह अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई और कहा, बीरबल, तुमने आज फिर हमें एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी से बचा लिया। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि उस पर गंदा पानी डालने से वो गल जाएगा? बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, महाराज, जब मैं छोटा था तो मैंने देखा था कि ठग अक्सर ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं जो पानी पड़ते ही अपना असली रूप दिखा देती है। और वैसे भी जो चीज कभी पैदा ही नहीं हुई, हाथी का अंडा, उसे फोड़ने के लिए किसी खास विधि की नहीं, बस थोड़े से सच के पानी की जरूरत होती है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने बीरबल को 50,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी। कहानी की सीख, लालच और अंधविश्वास। कभी भी किसी ऐसी बात पर भरोसा न करें जो तर्क और विज्ञान के खिलाफ हो। प्रकृति के नियमों को कोई नहीं बदल सकता। जल्दबाजी में निर्णय न ले। अकबर ने अपनी उत्सुकता में बिना सोचे समझे एक ठग पर भरोसा कर लिया। हमें हमेशा वास्तविकता की जांच करनी चाहिए।
बुद्धि का प्रयोग। बीरबल ने अपनी बुद्धि से न केवल ठग को पकड़ा, बल्कि बादशाह को भी बिना अपमानित किए उनकी गलती का एहसास कराया। पाप का डर। ठग अक्सर लोगों के डर, जैसे पाप, जादूगर का मायाजाल। जब बीरबल ने पकड़ी हाथ की सफाई। एक सुहानी शाम, जब दरबार की कार्यवाही समाप्त होने ही वाली थी, तभी द्वारपाल ने घोषणा की, जहान पनाह, ईरान से आए एक महान जादूगर अल्जाम्बुरा आपसे मिलने की इजाजत चाहते हैं। उनका दावा है कि उन्होंने पूरी दुनिया की सैर की है और ऐसा जादू जानते हैं जो ना आज तक किसी ने देखा है और न सुना है। अकबर मनोरंजन के शौकीन थे। उन्होंने तुरंत उसे भीतर बुलाने का आदेश दिया। दरबार में एक विचित्र व्यक्ति ने प्रवेश किया। उसने सिर पर सुनहरी पगड़ी, लंबा काला चोगा, गाउन जिस पर सितारे जड़े थे और गले में अजीबोगरीब पत्थरों की माला पहन रखी थी। उसकी आंखें चमक रही थी और चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उसने झुककर सलाम किया और बोला, शहंशाह हिंद, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बुद्धिमानों की कमी नहीं है, लेकिन आज मैं अपनी मायावी कला से यह साबित कर दूंगा कि आंखों देखा भी झूठ हो सकता है। मैं अपनी जादुई शक्तियों से प्रकृति के नियम बदल सकता हूं। अकबर मुस्कुराए और बोले, जादूगर, हम भी तुम्हारी कला देखने को उत्सुक हैं। अगर तुमने हमें प्रभावित किया तो तुम्हें सोने की मोहरों से तौल दिया जाएगा। लेकिन याद रखना, यहां बीरबल जैसे पारखी लोग भी बैठे हैं। जादूगर ने बीरबल की ओर देखा और एक तिरछी मुस्कान के साथ कहा, बीरबल जी की ख्याति तो 7 समंदर पार है। उम्मीद है कि आज मेरी सफाई उनके तर्क को मात दे देगी। जादूगर ने बीच दरबार में अपना झोला खोला। उसने पहले एक खाली रुमाल हवा में लहराया और देखते ही देखते उसमें से एक जीवित सफेद कबूतर उड़ा दिया। दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। फिर उसने एक खाली बर्तन मंगाया और उसमें थोड़ा सा पानी डाला। उसने अपनी छड़ी घुमाई और आबरा का डाबरा कहा। देखते ही देखते उस बर्तन से रंग बिरंगे फूल निकलने लगे। दरबार के मंत्री और दरबारी हैरान थे। अकबर ने मंत्रमुग्ध होकर कहा, अद्भुत, वाकई ये तो चमत्कार है। लेकिन बीरबल अपनी जगह शांत बैठे थे। उनकी पैनी नजरें जादूगर के हाथ की हरकतों, उसके चोगे की आस्तीन और उसके खड़े होने के तरीके पर टिकी थी। वे देख रहे थे कि जादूगर कब अपने बाएं हाथ से दाएं हाथ की ओर इशारा करता है और कब चुपके से अपनी जेब में हाथ डालता है। जादूगर समझ गया कि बीरबल को प्रभावित करना आसान नहीं है। उसने अपना सबसे बड़ा दांव चलने का फैसला किया। उसने अकबर से कहा, शहंशाह, अब मैं जो करने जा रहा हूं वो केवल देवताओं की कृपा से संभव है। मैं इस बंद संदूक के भीतर से सोने के सिक्कों की बारिश कराऊंगा, लेकिन शर्त यह है कि जब तक मैं मंत्र पढ़ूं कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं। उसने एक लकड़ी का संदूक मेज पर रखा। उसने संदूक को खोल कर दिखाया। वो बिल्कुल खाली था। फिर उसने संदूक बंद किया और उस पर एक काला कपड़ा डाल दिया। वो मंत्र पढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद उसने कपड़ा हटाया और संदूक खोला। दरबारी ये देखकर हक्के बक्के रह गए कि संदूक सोने की मोहरों से ऊपर तक भरा हुआ था। अकबर की आंखें फटी की फटी रह गई। जादूगर ने एक सिक्का अकबर की ओर उछाला। वो असली सोना था। अकबर बोले, बीरबल, क्या अब भी तुम इसे केवल हाथ की सफाई कहोगे? ये तो साक्षात दैवीय शक्ति है। बीरबल धीरे से मुस्कुराए और बोले, जहान पनाह, जादूगर साहब की कला वाकई काबिले तारीफ है, लेकिन क्या मैं इस संदूक की एक बार बारीकी से जांच कर सकता हूं? जादूगर थोड़ा घबराया, लेकिन उसने आत्मविश्वास दिखाते हुए कहा, क्यों नहीं बीरबल जी, पर याद रहे, जादू को तर्क से नहीं दिल से देखा जाता है। बीरबल मेज के पास गए। उन्होंने संदूक को हिलाया नहीं, बल्कि मेज के नीचे फर्श को गौर से देखा। फिर उन्होंने जादूगर के पैरों की ओर देखा। जादूगर जिस कालीन पर खड़ा था वो थोड़ा उभरा हुआ था।
बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, जादूगर साहब का दावा है कि ये सिक्के माया जाल से आए हैं। अगर ये सच है तो क्या वे इन सिक्कों को फिर से गायब करके दिखा सकते हैं? जादूगर ने तुरंत कहा, बिल्कुल। उसने फिर से कपड़ा डाला, मंत्र पढ़ा, और जब कपड़ा हटाया तो संदूक फिर से खाली था। दरबारियों ने सोचा कि बीरबल हार गए, लेकिन तभी बीरबल ने कहा, जहान पनाह, सिक्के गायब नहीं हुए हैं, वे बस अपनी जगह बदल चुके हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इस मायाजाल का पर्दाफाश करूं? अकबर ने उत्सुकता से सिर हिलाया। बीरबल ने सिपाहियों को बुलाकर उस भारी मेज को हटाने के लिए कहा। जैसे ही मेज हटाई गई, नीचे बिछा कालीन भी हटाया गया। वहां फर्श पर एक छोटा सा गुप्त दरवाजा, ट्रैपडोर था, जो ठीक मेज के एक पैर के नीचे छुप जाता था। बीरबल ने समझाया, जहान पनाह, यह संदूक साधारण नहीं है। इसका निचला हिस्सा, बॉटम, स्लाइड होकर खुलता है। मेज के बीच में भी एक छेद था और फर्श के नीचे एक गुप्त रास्ता है। जादूगर का एक सहायक नीचे तहखाने में छिपा था। जैसे ही जादूगर मंत्र पढ़ता और कपड़ा डालता, नीचे बैठा आदमी संदूक का निचला हिस्सा खोलकर उसमें सिक्के भर देता या निकाल लेता। जादूगर का चेहरा पीला पड़ गया। उसने विरोध करना चाहा, पर बीरबल ने उसकी आस्तीन पकड़ ली। बीरबल ने जादूगर के लंबे चोगे के अंदर बनी गुप्त जेबें दिखाई, जिनमें पहले से ही कुछ कबूतर और फूल छिपे हुए थे। बीरबल बोले, जादूगर साहब, आपकी हाथ की सफाई बहुत उम्दा है, लेकिन इसे दैवीय शक्ति का नाम देकर लोगों को ठगना गलत है। ये कला है, करामात नहीं। अकबर को पहले तो गुस्सा आया कि उन्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई, लेकिन बीरबल की बुद्धिमानी देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए। जादूगर ने अपने घुटनों पर गिरकर माफी मांगी। अकबर ने कहा, जादूगर, तुम्हारी कला वाकई अच्छी है, लेकिन तुमने झूठ का सहारा लिया। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि तर्क और बुद्धिमानी के सामने कोई भी मायाजाल टिक नहीं सकता। अकबर ने जादूगर को सजा देने के बजाय उसे उसकी कला के लिए कुछ इनाम दिया, लेकिन उसे चेतावनी दी कि वो भविष्य में कभी किसी को ईश्वरीय शक्ति के नाम पर गुमराह नहीं करेगा। बीरबल की इस चतुराई ने न केवल अकबर का मनोरंजन किया, बल्कि दरबारियों को भी एक बड़ी सीख दी। शिक्षा, मॉरल, सत्य की जीत। आंखों का धोखा थोड़े समय के लिए हमें भ्रमित कर सकता है, लेकिन सत्य की खोज करने वाली बुद्धि कभी हार नहीं मानती। तर्क का महत्व। किसी भी असाधारण दावे को बिना जांचे परखे स्वीकार नहीं करना चाहिए। कला बनाम पाखंड। कला सम्मान के योग्य है, लेकिन जब कला का उपयोग पाखंड और अंधविश्वास फैलाने के लिए किया जाए तो वो अपराध बन जाती है। अकबर, बीरबल और उल्टा चलने वाला घोड़ा। अकबर की जिद, बीरबल की तरकीब और बुद्धिमानी। अकबर एक महान सम्राट तो थे ही, लेकिन कभी कभी उनके भीतर का जिज्ञासु बच्चा जाग उठता था। वे अक्सर ऐसी जिद कर बैठते थे या ऐसी फरमाइश कर देते थे जिसे पूरा करना आम इंसान के बस की बात नहीं होती थी। उनका मानना था कि उनके नवरत्न और खासकर बीरबल दुनिया का हर नामुमकिन काम मुमकिन कर सकते हैं। एक सुहानी शाम शहंशाह अपने शाही अस्तबल, घोड़ों के रहने की जगह का मुआयना कर रहे थे। उनके साथ बीरबल और कुछ खास दरबारी भी थे। अस्तबल में दुनिया के बेहतरीन नस्ल के अरबी, ईरानी और तुर्की घोड़े मौजूद थे। घोड़ों की चाल और उनकी रफ्तार देखकर अकबर बड़े प्रभावित हुए। अचानक उनके मन में एक अजीब और उल्टा विचार कौंधा। अकबर एक सफेद अरबी घोड़े के पास रुके और उसकी पीठ सहलाते हुए बोले, बीरबल, ये घोड़े कितने शानदार हैं। इनकी रफ्तार हवा से बातें करती है। लेकिन एक बात बताओ, ये सब आगे की तरफ दौड़ते हैं। क्या ऐसा कोई घोड़ा हो सकता है जो उल्टा, बैकवर्ड चले? और सिर्फ चले ही नहीं, बल्कि उतनी ही तेजी से दौड़ सके जितनी तेजी से वो आगे दौड़ता है।
बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहान पनाह, कुदरत ने घोड़ों की आंखों की बनावट और उनके पैरों की मांसपेशियों को आगे की दिशा में गति करने के लिए बनाया है। पीछे चलना उनके स्वभाव के विपरीत है। अकबर को चुनौती देना पसंद था। उन्होंने अपनी मूंछों पर ताव दिया और कहा, बीरबल, कुदरत के नियम इंसान ही बदलते हैं। हमें एक ऐसा घोड़ा चाहिए जो उल्टा चलता हो। हम अपनी शाही सवारी उसी घोड़े पर निकालेंगे ताकि दुनिया देखे कि अकबर के पास वो है जो किसी के पास नहीं। हम तुम्हें 1 महीने का वक्त और 5000 सोने की मोहरें देते हैं। हमें उल्टा चलने वाला घोड़ा तैयार चाहिए। दरबार के अन्य मंत्री, खासकर मुल्ला दो प्याजा, जो बीरबल से जलते थे, मन ही मन खुश होने लगे। उन्होंने सोचा कि इस बार तो बीरबल फंस गया। घोड़ा भला उल्टा कैसे दौड़ सकता है? बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने 5000 मोहरें ली और घर चले आए। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, शहंशाह को अब उल्टे घोड़े की चाहत हुई है। अब अगले 1 महीने तक मैं अस्तबल में रहूंगा। बीरबल ने शहर के सबसे बेहतरीन घोड़ों के प्रशिक्षक को बुलाया, लेकिन सबने हाथ खड़े कर दिए। सबका कहना था, हुजूर, घोड़ा पीछे 2 कदम तो हट सकता है, पर वो उल्टा दौड़ नहीं सकता। ये नामुमकिन है। बीरबल जानते थे कि ये काम शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक है। उन्होंने एक साधारण लेकिन बहुत ही जिद्दी और तंदुरुस्त घोड़ा खरीदा। उन्होंने उस घोड़े के लिए एक विशेष बाड़ा बनवाया। पूरे 1 महीने तक बीरबल ने क्या किया, ये किसी को पता नहीं चला। लोग कहते कि बीरबल ने घोड़े को जादू सिखाया है, तो कोई कहता कि बीरबल ने घोड़े की आंखों पर पट्टियां बांध दी है। उधर दरबार में मुल्ला दो प्याजा अकबर के कान भर रहे थे। जहान पनाह, बीरबल आपकी मोहरों से ऐश कर रहा है। घोड़ा कभी उल्टा नहीं चल सकता। 1 महीना पूरा हुआ। आगरा के विशाल किले के सामने वाले मैदान में भारी भीड़ जमा थी। शहंशाह अकबर ऊंचे सिंहासन पर बैठे थे। चारों तरफ ढोलन गाड़े बज रहे थे। सबको उस जादुई घोड़े का इंतजार था। तभी बीरबल मैदान में दाखिल हुए। उनके पीछे एक खादिम एक सुंदर काले घोड़े को खींचते हुए ला रहा था। घोड़े को रेशमी कपड़ों से सजाया गया था, लेकिन अजीब बात यह थी कि घोड़े के चेहरे पर एक नकाब था और उसकी पूंछ की तरफ भी वैसा ही साजोसामान सजा था जैसा गर्दन पर होता है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, क्या ये घोड़ा तैयार है? क्या ये उल्टा चलेगा? बीरबल ने झुककर कहा, जी जहान पनाह, लेकिन इस घोड़े की एक शर्त है। ये घोड़ा केवल तभी उल्टा चलता है जब सवार का ध्यान भविष्य की बजाय अतीत पर हो, और चूंकि ये एक शाही घोड़ा है, इसे चलाने का तरीका भी शाही होगा। बीरबल ने घोड़े को मैदान के बीचों बीच खड़ा किया। उन्होंने अकबर से गुजारिश की, हुजूर, आप इस पर सवार हो जाइए, लेकिन आपको घोड़े पर उल्टा बैठना होगा, यानी घोड़े की पूंछ की तरफ मुंह करके। अकबर थोड़े हिचकिचाए, पर अपनी जिद के कारण वे घोड़े पर उल्टा बैठ गए। जैसे ही अकबर उल्टा बैठे, बीरबल ने घोड़े के कान में कुछ बुदबुदाया और उसे हल्का सा इशारा किया। बीरबल ने घोड़े के सामने, जो कि अब अकबर के पीछे था, एक बहुत बड़ा शीशा मिरर रखवा दिया, जिसे 4 खादिम लेकर आगे आगे चल रहे थे। और घोड़े के पीछे, जहां अकबर का मुंह था, एक ताजी घास की टोकरी रख दी गई। जैसे ही घोड़ा घास खाने के लिए पीछे की तरफ कदम बढ़ाने लगा, अकबर को शीशे में अपनी परछाई आगे बढ़ती दिखी, लेकिन हकीकत में वे पीछे जा रहे थे। बीरबल ने ढोल बजाने वालों को इशारा किया। शोर सुनकर घोड़ा घबराया और पीछे की तरफ तेजी से भागने लगा। अकबर चिल्लाए, अरे अरे, ये क्या हो रहा है? मुझे चक्कर आ रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं कहां जा रहा हूं और घोड़ा कहां जा रहा है। बीरबल ने तुरंत घोड़े को रुकवाया। अकबर हांफते हुए नीचे उतरे। उनका सिर घूम रहा था। अकबर गुस्से में बोले, बीरबल, ये क्या मजाक है?
घोड़ा पीछे तो जा रहा था, लेकिन ये बहुत खतरनाक है, मैं गिर सकता था। और इस तरह उल्टा चलने का फायदा क्या है जब सवार को पता ही न चले कि आगे क्या है। बीरबल ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़े और कहा, हुजूर, यही तो मैं आपको समझाना चाहता था। कुदरत ने घोड़े की आंखें आगे दी है ताकि वो मंजिल देख सके। इंसान का दिमाग भी आगे की तरफ सोचता है ताकि वो तरक्की कर सके। जो घोड़ा उल्टा चलता है वो न तो अपनी मंजिल देख पाता है और न ही सवार की जान की रक्षा कर सकता है। बीरबल ने आगे कहा, जहान पनाह, जिद में आकर हम कुदरत के नियम तो बदल सकते हैं। जैसे मैंने इस घोड़े को डराकर और घास का लालच देकर पीछे चलना सिखाया, लेकिन ऐसा घोड़ा केवल तमाशा दिखाने के काम आता है, सवारी करने के नहीं। प्रगति हमेशा आगे बढ़ने में है, उल्टा चलने में नहीं। अकबर का गुस्सा शांत हो गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे समझ गए कि उन्होंने एक निरर्थक चीज की जिद की थी। बीरबल ने न केवल उनकी जिद पूरी की, बल्कि उन्हें एक बहुत बड़ा सबक भी दे दिया। अकबर हंसते हुए बोले, वाह बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि अक्ल बड़ी होती है या भैंस या घोड़ा। तुमने मेरी उल्टी जिद का सीधा जवाब दे दिया। हम तुम्हारी इस कला और समझदारी से बहुत खुश हैं। मुल्ला दो प्याजा का चेहरा पीला पड़ गया। अकबर ने बीरबल को न केवल उन 5000 मोहरों को रखने की इजाजत दी, बल्कि उन्हें एक कीमती हीरों का हार भी इनाम में दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि नेतृत्व और जीवन में हमेशा दूरदर्शिता और सकारात्मक दिशा का होना जरूरी है। शिक्षा, मोरल, प्रगति की दिशा। जीवन की सार्थकता आगे बढ़ने में है। अतीत, बैकवर्ड में झांकना शिक्षा लेने के लिए तो ठीक है, लेकिन उस दिशा में जीना या चलना विनाशकारी हो सकता है। कुदरत के नियम, प्रकृति के नियमों के साथ छेड़छाड़ करना अक्सर नुकसानदेह होता है। हमें अपनी शक्ति का उपयोग विकास के लिए करना चाहिए, न कि व्यर्थ के चमत्कारों के लिए। बुद्धिमानी से समाधान। यदि कोई शक्तिशाली व्यक्ति जैसे राजा या बॉस गलत जिद पर अड़ जाए, तो उसे सीधे मना करने के बजाय तर्क और व्यावहारिक प्रदर्शन से समझाना ज्यादा प्रभावी होता है। व्यर्थ का अहंकार। अपनी विशिष्टता साबित करने के लिए अनोखी या अजीब चीजों के पीछे भागना मूर्खता है। असली विशिष्टता आपके कार्यों और विचारों की गहराई में होती है। मस्तखानी का संदेश। अकबर की जिद उल्टे घोड़े की